स्टार्ट हो गई भाई, ओके। तो सही, अब आ जाते हैं जी। ये आर्क और स्पार्क का डिफरेंस माइनर सा बता दिया मैंने। तो स्पार्क में जो है ना, हमें एक बहुत ही हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है स्पार्क को प्रोड्यूस करने के लिए। आर्क में हम जस्ट हाई लेवल का करंट फ्लो करवाते रहते हैं। ये था डिफरेंस। तो अब जो डीसी आईसीपी प्लाज्मा हमने पढ़ा है, वो बेसिकली आर्क पे डिपेंड कर रहा था, स्पार्क पे डिपेंड नहीं कर रहा था। ठीक। अब इन्होंने यहाँ पे सर ने यही बताया कि डायरेक्ट करंट आर्क सॉर्स यूज़ करते हैं। मतलब हमारे पास क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं। लाइक आपके सामने ये जो काउंटर इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड फॉर होल्डिंग सैंपल्स। मैं ये जो सर ने डायग्राम शो की है ना, उसको आपको दिखाता हूँ। ये वाले, लाइक ये देखें। अब ये जो नीचे वाला है ना, ये नीचे वाला, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो, तो ये नीचे वाला सैंपल होल्डर है। इलेक्ट्रोड भी है, इसके अंदर एक कैविटी सी बनी हुई है जिसके अंदर हम अपना सॉलिड सैंपल प्लेस कर देंगे। अब जो ये इसके ऊपर वाला ये इलेक्ट्रोड है ना, ये काउंटर इलेक्ट्रोड होगा। ये जब हम इसके साथ टच करेंगे ना, सरफेस के साथ, तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये स्पार्क की सैंपल दी हुई है इन्होंने, ठीक है। अच्छा जी। ये अब ये सर ने देखे डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोड्स बताए हैं हमें। कार्बन इलेक्ट्रोड सर ने क्या फ्लो करते हैं इसमें, कार्बन इलेक्ट्रोड्स का हम यूज़ करते हैं। तो अच्छा, काउंटर इलेक्ट्रोड और सैंपल इलेक्ट्रोड को आप देखोगे ना, जो काउंटर इलेक्ट्रोड की आगे वाली टिप जो है ना, वो हमारे सैंपल इलेक्ट्रोड की बेस पे ही होती है। कि मतलब जैसे सैंपल इलेक्ट्रोड की जिस तरह की कैविटी होगी ना, उस तरह का एक काउंटर इलेक्ट्रोड होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक में पेंसिल नुमा एक शेप बनी हुई है और एक में बिल्कुल डिस्क टाइप की शेप बनी हुई है। तो ये जस्ट हमारे जो होल्डिंग सैंपल्स की बेस पे इनको हमने शेप दिया। सही। सर ने यहाँ पे लिखा है जो मेटल और अलॉयज है ना, अगर ये हमारे सैंपल हैं, हमने इनको स्टडी करना है, इनको एनालाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है कि हम मतलब सैंपल बनाएं और उसको मतलब इस तरह, जिस तरह ये प्रोसीजर सर ने डायग्राम में शो किया है कि एक सैंपल कैविटी है, उसके अंदर हम रखेंगे सैंपल को, फिर उसके ऊपर काउंटर इलेक्ट्रोड आएगा और आर्क या स्पार्क यूज़ करेंगे। सही। और देन वो वहाँ पे एक्साइटेशन और आयोनाइजेशन क्रिएट होगी, और जिसकी वजह से हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। लेकिन सर कहते हैं अगर मेटल और अलॉयज आपके पास सैंपल हो, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड्स ही उनका बना देंगे, ताकि हमें मतलब वो एक्स्ट्रा काम करना ही ना पड़े सैंपल प्रिपरेशन वाला। ठीक। अच्छा जी, हाँ, ये लाइन एक सामने लिखी है जी। सैंपल प्रेस्ड इनटू इलेक्ट्रोड और मिक्स्ड विद कॉपर पाउडर। मतलब ये सैंपल अगर मतलब को कॉपर पाउडर के साथ मिक्स करना है, ये सैंपल प्रिपरेशन की बात हो रही है। तो ये जहाँ तक अभी मैंने मतलब सोच रहा था कि कॉपर को क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, मतलब डायरेक्ट सैंपल ही क्यों नहीं मिक्स किया हमने। तो डायरेक्ट सैंपल मिक्स करके हम वहाँ पे प्लेस कर देते, सॉलिड सैंपल यूज़ करते और आगे प्रोसीजर अपना जो फर्दर था वो करते। तो मेरे दिमाग में जो आइडिया है, मेरे ख्याल ये है कि कॉपर जो है ना, एक गुड कंडक्टिंग मटेरियल है। शायद इसलिए इन्होंने मतलब कॉपर पाउडर को मिक्स किया सैंपल के साथ। अगर किसी को और कोई रीज़न आती है या मतलब कोई माइंड में आ रहा हो तो बता सकते हैं अभी। हेलो। हाँ यार, बिल्कुल इसी तरह ही है कि अभी नॉन मेटालिक सैंपल्स के लिए हमें या तो सैंपल होल्डर चाहिए होता है या इसी तरह कॉपर पाउडर के साथ मिक्स करना पड़ता है ताकि वो इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करे और स्पार्क या आर्क जनरेट हो सके। थैंक यू सो मच आशा। अच्छा जी, ये देखो, सायानोजिन बैंड की बात हो रही है यहाँ पे। वो लास्ट टाइम जो अनस अनस ने सवाल पूछा था कि जैसे तनवीर भाई हमें समझा रहे थे कि वो इलेक्ट्रोड जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना, उसकी सरफेस डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो बिल्कुल वही बात सर ने यहाँ पे बताई है कि जो कार्बन इलेक्ट्रोड होते हैं, वो इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन मौजूद होती है ना, उससे रिएक्ट करने के बाद साइनोजिन का बैंड भी आ रहा होता है हमारे पास। वो
के स्पेक्ट्रम के अंदर। सर ने ये देखे व्हेन अ कार्बन और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इज आर्क्ड इन एयर intense band due to presence of cyanogen radical are emitted which render most of the region। अब ये क्या करते हैं, इसका डिसएडवांटेज क्या चीज़ है कि जो साइनोजिन बैंड आता है ना, ये बहुत इंटेंस होता है और कह सकते हैं कि ब्रॉड होता है, जो 350 से 420 नैनोमीटर की रेंज को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। सही। अब इससे हमारे पास जो ये इंटरफेरेंस कास्ट कर ये करेगा कि हमारा जो सैंपल है, जो जो सैंपल के अंदर जो एलिमेंट्स हम एनालाइज करना चाह रहे हैं, अगर उसमें से कुछ एलिमेंट इस रेंज के अंदर आ जाते हैं 350 से 420 नैनोमीटर के अंदर, तो उससे क्या होगा कि वो ओवरलैप हो जाएगा या उनकी पीक पीक जो है सरप्लस हो जाएगी साइनोजिन रेडिकल बैंड से। तो ये एक डिसएडवांटेज है। अब इसका सलूशन नहीं बताया। इसका सलूशन जो है ना, जहाँ तक ये है कि हमें एटमॉस्फेरिक में जो है ना, मतलब एयर को रिमूव करना चाहिए या फिर आर्गन एटमॉस्फेयर यूज़ करना चाहिए। सही। अच्छा जी, आर एंड स्पार। हाँ, अब जी इस पेज में जो ये सबसे पहली लाइन को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो ये है कि जो दोनों में बेसिक डिफरेंस तो हमने बता दिया कि जो स्पार्क है वो हाई वोल्टेज पे क्रिएट किया जाता है और आर्क जो है वो हाईली करंट मतलब यूज़ करके क्रिएट किया जाता है। तो आर्क और स्पार्क दोनों शॉर्ट लिव्ड हैं, लेकिन आर्क के जो लाइफ टाइम है ना, वो एज कम्पेयर टू स्पार्क थोड़ा सा ज़्यादा है। तो लेकिन इधर सर ने मतलब दोनों को कंपैटिबल करने के लिए कहा है कि दोनों अनस्टेबल है, मतलब शॉर्ट लिव्ड है, जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, मतलब फ्यू सेकंड्स के लिए आएंगे देन ख़त्म। तो फिर उसके बाद क्या सर ने कहा है कि इस मतलब केस में आर्क और स्पार्क सेटेशन सोर्स के केस में हमारे पास जो एनालाइज टाइम होगा ना, वो जस्ट लेस देन 20 सेकेंड है। हमें विद इन 20 सेकंड्स के अंदर अंदर अपना जो एक एक्सपेरिमेंट है उसको वाइंड अप करना है, कंप्लीट करना है उसको। तो इसके लिए हमें कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे पॉसिबल है? इसके लिए हमें रिक्वायर्ड होंगे मल्टी चैनल डिटेक्शन सिस्टम और हमें यूज़ करना होंगे इसमें आर्क एंड स्पार्क सोर्स में। सही। सो इससे एक बात तो मतलब क्लियर होगी कि आर्क एंड स्पार्क जो होगा वो सिक्वेंशियल सिस्टम पे नहीं जा सकता, वो मल्टी चैनल डिटेक्शन सिस्टम पे जाएगा। अब सर ने यहाँ पे कुछ थोड़े से लिखे हैं, मतलब मल्टी चैनल इंस्ट्रूमेंट्स की टाइप लिखी है। एक सबसे पहले सर ने बताया फोटोग्राफिक फिल्म। सर कह रहे थे जो ये फोटोग्राफिक फिल्म है ना, ये अपने आप में ही एक मल्टी चैनल है, अपने आप में ये मल्टी चैनल डिटेक्शन कर सकता है। तो इसके लिए हमें मतलब कोई मल्टीपल फोटो प्लेट्स नहीं रिक्वायर्ड कि एक फोटो प्लेट लगाई दूसरी फोटो प्लेट लगाई, समझा, एक ही फोटो प्लेट यूज़ करेंगे, वही मतलब मल्टी चैनल का आगे वो करेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स के बेस, मल्टी चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स के बेस पे आगे अपने आप को करे, क्या कहते हैं कि शो करेगी। अब इसकी सर ने करेक्टरिस्टिक्स बता दी फोटोग्राफिक फिल्म की। सर ने कहा जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है, एक तो ये चीप होती है, हम इजीली परचेज कर सकते हैं इसको, और इसका जो इंटीग्रेशन टाइम है वो लॉन्ग है। मतलब ये है कि हमारे फोटोग्राफिक फिल्म में आके लाइट फॉल हुई, अब इस लाइट फॉल होने के बाद जो सारा प्रोसीजर होगा, मतलब पीक का आना, पीक के पीक एरिया डिसाइड होगा, पीक कितनी मतलब जो कंसंट्रेशन के बारे में बताएगा हमें, फिर उसकी हाइट, मतलब ये सारा प्रोसीजर जो हो रहा होगा ये इंटीग्रेशन टाइम के अंदर आएगा। तो कहते हैं कि ये जो प्रोसीजर है ना, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ये एक डिसएडवांटेज कह सकते हैं इसका। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो फोटोग्राफिक फिल्म में मज़ीद ये कि इसकी जो असाइनमेंट है कि असाइन करना कि ये वाली पीक किसकी है ग्राफ में, ये वाली पीक किसकी है, फलां पीक किसकी है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि पीक जो है ना, मतलब उनकी रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं होती फोटोग्राफिक फिल्म में। और इन्होंने बताया नॉन लिनियरिटी ऑफ लाइन डार्कनेस, मतलब इसमें यह है कि जैसे कैलिब्रेशन कर्व में हमने देखा था कि एक स्ट्रेट लाइन आ रही थी,
वो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि लीनियरिटी का मतलब है, मतलब जितनी कंसंट्रेशन होगी उतनी ही मतलब हमारे पास पीक पीक एरिया आ रहा होगा या पीक इंटेंसिटी आ रही होगी, सही। वो ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि वो इसमें क्या फोटोग्राफी फील्ड में नॉन लीनियरिटी है, हमारे पास मतलब लीनियरिटी नहीं है, कंसंट्रेशन वर्सेस सिग्नल जो होगा वो हमारा एक डायरेक्ट रिलेशन के रिस्पेक्ट से नहीं आ रहा होगा, ठीक। अब इधर देखिए सामने मतलब टू टाइप्स ऑफ मल्टी चैनल इंस्ट्रूमेंट हैव बीन अप्लाइड टू आर्क एंड स्पर्श स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब जैसे स्पेक्ट्रोग्राफ की सामने एग्जांपल दे दिए और दूसरी सामने हमें बताया मल्टी चैनल इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन पीएमटी। अब ये एक मल्टी चैनल है जी, जो आप कह सकते हैं स्पेक्ट्रोग्राफ है, सॉरी। यार इस नौला भाई, ये नॉन लीनियरिटी दोबारा बताइएगा। हाँ ओके, जो नॉन नॉन लीनियरिटी लीनियरिटी। मैं बताता हूँ आपको। देखिए हमने मतलब कैलिब्रेशन कर को अपने माइंड में रखें फिलहाल आप, सही है। तो कैलिब्रेशन कर में क्या होता है कि जैसा मेरे पास भी वो इस टाइम एक इमेज नहीं है, मैं आपको शो कर देता हूँ कि वो एक स्ट्रेट लाइन आ रही होती है बिल्कुल, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट रिलेशन है कंसंट्रेशन वर्सेस हमारा जो सिग्नल आ रहा होगा उसका, मतलब जितनी कंसंट्रेशन है जो पीक पीक हमारी आ रही होगी स्पेक्ट्रोग्राफ में उसकी उतनी ही इंटेंसिटी आ रही होगी। अभी आगे एक स्पेक्ट्रम आएगा, मैं उसमें आपको मतलब थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा, सही। तो उसमें ये क्या कह रहे थे कि अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो पीक की जो विड्थ होगी वो ज़्यादा होनी चाहिए, अगर कंसंट्रेशन कम है तो पीक जो होगी हमारी शार्प होगी। तो वो कह रहे हैं कि इसमें नॉन लिनियरिटी है, इसमें जो अगर सपोज करो एक मेटल है उसकी कंसंट्रेशन 20 ppm है, अब ये कुछ कुछ मेटल्स की 20 ppm भी शो कर देगी, लेकिन कुछ की अगर वो 20 भी है तो ये अपने स्पेक्ट्रम में 15 शो करेगी। मतलब ये लीनियर रिलेशन ना हुआ, मतलब जितनी कंसंट्रेशन है उतनी पीक नहीं आ रही है, हमारा पीक एरिया नहीं आ रहा, तो जिसकी वजह से ये नॉन लीनियरिटी बिहेवियर शो कर रहा है, समझ गए आप बात। नाउला, ये डार्कनेस का क्या मतलब है यहाँ पे? डार्कनेस का मतलब ये है कि सामने जो बात बताई थी, सर कह रहे थे कि जो मतलब फोटोग्राफ फिल्म पे जब लाइट फॉल होती है ना तो उस पर एक डार्क स्पॉट क्रिएट होता है, मतलब जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आई आर स्पेक्ट्रा की। अब आई आर स्पेक्ट्रा में जब लाइट फॉल होती है तो उसमें वो ये आप देखते हैं कि पीक क्रिएट होना शुरू हो जाती है, लेकिन इसमें क्या है कि हमारे पास डार्क स्पॉट्स जनरेट होते हैं, ये उस डार्क स्पॉट्स की से रिलेट कर रहा है। अभी ये एक स्पेक्ट्रम में आपको दिखाई, तो ये देख रहे हैं कि डार्क लाइन आ रही है हमारे पास, ये इससे रिलेट कर रहे हैं, डार्क डार्क लाइंस की विड्थ देख रहे हैं। ए में जो है डार्क लाइन की विड्थ बहुत कम है, बी में ज़्यादा हो रही है, सी में बहुत कम है। मतलब ए बी सी में अगर आप देखेंगे, ये इधर सर ने लिखा भी हुआ है ए बी सी स्पेक्ट्रा ऑफ सैम्पल्स 3 डिफरेंट एक्सपोजर, मतलब इनके जो लाइट फोटोग्राफ फिल्म में जो या किसी भी डिटेक्टर में फॉल हो रही है ना, वो कह रहे हैं कि उसका एक्सपोजर डिफरेंट है, मतलब वो डिफरेंट टाइम के लिए या डिफरेंट मतलब इंटेंसिटी की लाइट आ रही है। तो फिर इसका मतलब सर ने फर्दर बताया था कि अगर इंटेंस लाइट होगी तो हमारे पास जो डार्क जो ये लाइन की विड्थ है ना ये ज़्यादा हो जाएगी। देख लें अगर बी में आप देख रहे हैं स्टार्ट में विड्थ ज़्यादा है, देन उसके बाद कम हुई है फिर ज़्यादा आ रही है, फिर लास्ट में देख लें कितनी ज़्यादा डार्क विड्थ है। ये डार्कनेस से रिलेट कर रहे हैं सर इधर, ठीक है बुरहान भाई। ओके, थैंक यू। अच्छा ये थैंक यू यार। स्पेक्ट्रोग्राफ की बात करते हैं अब हम। तो ये सर ने बताया था कि ये जो हमारे पास जो डायग्राम है ये स्पेक्ट्रोग्राफ को शो कर रही है, सही है। इसमें सिंपल यही है कि हमारे पास एक लाइट सोर्स है और लेंस है, स्लिट है, सही। और ये ग्रेटिंग यूज़ हो रही है, और इस साइड पे आप देख लें लेफ्ट साइड पे फोटोग्राफिक प्लेट फिल्म यूज़ हो रही है। मैंने कहा था अब जो हमारे पास ये जो सोर्स है ना इसका मतलब ये है कि एक्साइटेशन हुई हुई है, ये एक्साइटेशन से लाइट आ रही है जो लेंस से पास आउट होके एक स्लिट पे से गुजरेगी और देन प्रिज्म पे फॉल होगी। सर ने कहा था इधर हम ग्रेटिंग यूज़ करें कर्व फॉर्म में। अब जो ये ग्रेटिंग है, ग्रेटिंग के दो तरीके हो सकते हैं ग्रेटिंग की रिस्पेक्ट से, या ग्रेटिंग को हम फिक्स कर लें या ग्रेटिंग को हम मूवेबल कर लें। अगर ग्रेटिंग को हम फिक्स करते हैं तो हमारे पास जो फोटोग्राफिक फिल्म या डिटेक्टर सिंपल आप कह लें वो मूवेबल होगा,
अगर ग्रेटिंग को हम मूवेबल करते हैं तो हमारे पास जो दूसरी चीज़ फोटोग्राफिक फिल्म है उसको हम फिक्स कर देंगे। सही। तो ये सर ने कहा था कि ये जो डिफरेंट ये देखने के छोटी छोटी लाइंस बनी हुई हैं उनके दरमियान छोटी छोटी स्पेस हैं, ये शो कर रही हैं कि हमारे पास मल्टी वेवलेंथ्स की रेडिएशन आई हुई हैं। सही। अब ये हर स्लिट से निकल रही हैं और हर स्लिट्स के आगे सर कह रहे थे कि एक फोटोग्राफिक मतलब प्लेट जैसे या पीएमटी आप कह सकते हैं यूज़ करेंगे हम। अब ये सर ने बताया था कि एक 1930 में इसको यूज़ किया गया था और इसको जो सबसे ज़्यादा यूज़ था वो इंडस्ट्रियल लैब में ज़्यादा यूज़ किया जाता था एलिमेंटल एनालिसिस के लिए। नहीं। अब इधर भी यही लिखा हुआ है कि डिस्पर्स रेडिएशन, ये देख लें मतलब दिस टाइप ऑफ एनालिसिस हैज इन विच डिटेक्शन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ डिस्पर्स रेडिएशन इज accomplished with a photographic film और plate। अब ये उन्होंने बताया कि जो ग्रेडिंग यूज़ हो रही है वो कनकेव टाइप की यूज़ हो रही है, जैसा कि ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि ये कनकेव टाइप की ये हम यूज़ कर रहे हैं ग्रेडिंग। ठीक। अब जनरली उन्होंने कहा था कि वर्टिकल मूवमेंट, हाँ ये वही मैंने जो बात बताई कि मतलब फिल्म इज अलाउ, मतलब या तो ग्रेटिंग को हम फिक्स करेंगे या फोटोग्राफी फिल्म को हम फिक्स करेंगे, दोनों में से एक चीज़ फिक्स्ड होगी। उन्होंने लिखा है कि जनरली वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द फिल्म इज अलाउड सो दैट शैडो स्पेक्टर कैन बी रिकॉर्डेड सक्सेसफुली। अब इधर बता रहे हैं कि मतलब ये फोटोग्राफी फिल्म की वर्टिकल मूवमेंट से क्या मुराद है। इसके वर्टिकल मूवमेंट से मुराद ये है कि ये देख रहे हैं ये लाइन जो लगी हुई है ये ऐसे मूव करेगा, ये वर्टिकल मूवमेंट होगी, यानी कि पीछे जाएगा आगे मूव करता जाएगा, जैसे आगे मूवेबल मिरर हमने पढ़ा था आईआर स्पेक्ट्रम में। इस तरह से कह रहे थे कि इसको हम मूव करेंगे, इसकी पोजीशन एडजस्ट करेंगे और चेक करेंगे कि स्क्रीन पे कितनी मैक्सिमम नॉइज आ रही है हमारे पास। सही। ये अब लास्ट में ये देख लें, द डिग्री ऑफ ब्लैंकनेस ऑफ एनी एक्सपोज रीजन, the degree of blankness of any exposed region on film is a function of intensity of radiation। ये लाइन इन्होंने मतलब जो शो की है वही जो मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो डार्क लाइंस आ रही हैं ज़्यादा विड्थ जिनकी ज़्यादा है, जैसे डी में आप देख सकते हैं, और मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो इनकी विड्थ है ना ये इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, या सिंपली आप कह लें नंबर ऑफ एक्साइटेड जो आइन या मेटल्स होंगे जो भी हमारे एनालाइड होगा उस पर डिपेंड कर रहा है। सही। अब ये इन्होंने थोड़ा सा इधर डिसएडवांटेज बताने की कोशिश की है कि जो स्पेक्ट्रोग्राफ में मतलब हमें डिफ़िकल्टी पेश आती है। वो कहते हैं द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, फिक्सिंग, वॉशिंग एंड ड्राइंग ऑफ फिल्म इज कैरिड आउट एंड देन एग्जामिन द प्रोसेस्ड फिल्म इन अ कंपैरेटर। अब कंपैरेटर का मुझे इतना आइडिया नहीं है, कंपैरेटर क्या चीज़ है, कोई बता सकता है मुझे? यार रेफरेंस के साथ कंपेयर करना होगा मेरे ख्याल से। लेकिन कंपैरेटर का मुझे इतना मतलब वो नहीं, मेरे ख्याल से जो शायद ये स्पेक्ट्रोग्राफ और फोटो फिल्म को शायद कंपेयर ना कर रहा हो आपस में। खैर ये मतलब छोड़ देते हैं फिलहाल कंपैरेटर को। अब आगे चलते हैं मल्टी चैनल पीएमटी इंस्ट्रूमेंट को। देखिए मल्टी चैनल जो पीएमटी इंस्ट्रूमेंट जो है ना, इसमें मैं आपको जनरली एक एक्सक्यूज मी, जी जी आपको पता है सर एक वीडियो हमें दिखा रहा था, क्या नाम था वो, स्टार वर्ल्ड। हाँ बिल्कुल। वहाँ पे कुछ इस किस्म का वो था, वो उसको कंपेयर कर रहे थे ना, इस तरह स्पेक्ट्रम आया उसके पास तो उसको उसके साथ कंपेयर कर रहे थे। मेरे ख्याल में ये वही कंपेयर था। सही थे। अच्छा ये मल्टी चैनल पीएमटी इंस्ट्रूमेंट के बारे में आगे बात करते हैं। देखें ये बताया कि बहुत ज़्यादा मतलब वर्सटाइल नहीं है, इसको हम मतलब ये वर्सटाइल इसलिए नहीं है कि पीएमटी जो है ना मतलब कह लें इसमें जो पीएमटी डिटेक्टर है डायनोड्स यूज होते हैं, नंबर ऑफ डायनोड्स, तो वो मेटल्स के बने हुए होते हैं। अब मेटल्स के अब हमने अगर सपोज करो मेटल्स या कोई भी चीज़ जिसको हमने डिटेक्ट करना है
वो आगे जाके मेटल से पे कोई इफेक्ट इतना ज़्यादा कॉज नहीं करेगा। पीएमटी डिटेक्टर जो डायनोड्स होंगे हमारे पास, तो इसका पीएमटी होता क्या चीज़ है बेसिकली, आप कह लें कि ये इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ डायनोड्स में क्या कैसे समझाऊँ आपको कि कर्व नुमा छोटे छोटे मेटल के आप कह लें कि इलेक्ट्रोड्स होंगे जिन्हें हम एनोड्स का नाम देते हैं। ये एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है अभी इसके बारे में, मेरे पास इमेज थी इसकी लेकिन वो मिल नहीं रही थी मुझे। तो एक वो क्या होता है कि लाइट इंटेंसिटी जो आती है ना वो आके फॉल होती है उसके ऊपर मेटल्स के जो एनोड्स बने हुए होते हैं उस पर। अब उन मेटल एनोड से क्या होता है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन इमिट होकर दूसरे एनोड की तरफ जाते हैं सपोज करें, और ये एनोड्स हमें जो बताया गया था लेक्चर में कि ये सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, मतलब एक एनोड से दूसरे एनोड की तरफ गए। अब सपोज करो जब पहले स्मॉल डायनोड्स पे वो फॉल हुआ इंटेंसिटी लाइट, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन वहां से निकाला। जब ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे डायनोड्स की तरफ मूव किया, दूसरे डायनोड्स पर फॉल हुआ, तो उसने वहां से दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा। मतलब इसमें कहने का मकसद ये था कि इसमें साथ साथ एम्पलीफाई भी हो रहा होता है और साथ साथ करंट भी जनरेट हो रहा होता है। इससे हमारे पास मतलब एट द एंड फिर जो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो करंट की शक्ल में हमारा जो रिकॉर्डिंग स्क्रीन होता है उसमें फॉल होता है, और वो फिर एक पीक जनरेट होती है। उस पीक की बेस पे हम लोग असाइन करते हैं कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। अब ये स्पार्क शॉर्ट एंड स्पार्क स्पेक्ट्रा की बात करते हैं यहाँ पे। ये देख लें, ये वही बात हो रही है यहाँ पे जो सर ने हमें पहले मैंने बताने की कोशिश की कि जो स्पॉट शॉट्स होता है उसमें मतलब हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है फॉर इमिशन, सही। और इसमें जो टेम्परेचर रेंज होता है कि 4000 केल्विन होता है। अब मतलब कहने का मतलब ये है कि ये स्पार्क जो है ये प्लाज्मा से भी ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर रहा है टेम्परेचर। तो अगर ये प्लाज्मा से भी ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस कर रहा है तो फिर सर ने अपने लेक्चर में एक बात बताई थी कि इसकी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है जैसे कि आईसीपी डीसीपी की है। तो मैं कहता हूँ कि अगर टेम्परेचर इतना ज़्यादा है तो इसकी सेंसिटिविटी तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो खैर फिर लेकिन मुझे ये बात तो नहीं इतनी वो लगी अच्छी, लेकिन अब सर ने लिखा हुआ तो बताना तो पड़ेगा कि स्पार्क में जो है 4000 केल्विन टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। और इसमें जो है ना इसके स्पेक्ट्रा में जो नंबर ऑफ लाइंस होती हैं वो आइंस की सबसे ज़्यादा होती हैं। ये एक बात सर ने बताई है इसमें, ठीक। तो इसमें ये बताने की कोशिश की गई थी स्पार्क में है। उसके बाद इन्होंने लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है था स्पार्क शॉर्ट एनालिसिस यूज इंटरनल स्टैंडर्ड्स। मतलब इसमें क्या है कि जैसा कि अब आयनिक स्पेक्ट्रा इसमें ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से जो इंटरनल स्टैंडर्ड इन्होंने जो बात की है ना यहाँ पे यूज़ करने की, वो इसीलिए यूज़ की है कि एटॉमिक लाइंस और आयनिक लाइंस आपस में काफ़ी क्लोज होंगी। तो उनके जो असाइन करने के लिए इन्होंने इंटरनल स्टैंडर्ड यूज़ किया ताकि मालूम कर सकें कि कौन सी लाइन किस मेटल की या किस एलिमेंट की है, और कि मतलब उनकी कंसंट्रेशन क्या पॉसिबल हो सकती है। हो सकता है कि एक सैंपल के अंदर एक नाउन कंसंट्रेशन का हम अपना मेटल या एलिमेंट हम रख दें और सपाट साइटेशन सोर्स में हम उसको ले जाएं, और हमें पता होगा कि इसकी जो इंटेंसिटी इतनी आएगी, इसकी लाइन इस जगह पे आएगी। फिर उस बेस पे हम उसके रिलेटिव मतलब करके उसे मतलब कंपैरिजन करके हम आगे उसको शो करेंगे फर्दर कि इसकी कंसंट्रेशन और ये क्या होगी और ये किस एलिमेंट की लाइन हो सकती है। अब आ जाते हैं जी फ्लेम एक्साइटेशन सोर्स। देखिए हमने सबसे पहले पढ़ा जी आईसीपी, देन हमने पढ़ा डीसीपी, फिर उसके बाद हमने पढ़ा आर्क एंड स्पार्क, फिर हम पढ़ रहे हैं जी अब फ्लेम एटॉमिक इमिशन, फ्लेम एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सर ने बताया था कि ये जो हमने मतलब इसको अपने लेक्चर में जो हम इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं ना कि आईसीपी डीसीपी स्पार्क एंड आर्क देन फ्लेम एक्साइटेशन सोर्स, ये इसकी इम्पोर्टेंस की बेस पे हमने दी है। तो सबसे सर कह रहे थे इम्पोर्टेंस हमारे लिए रखते हैं आईसीपी, देन रखते हैं डीसीपी, देन आर्क एंड स्पार्क, देन फ्लेम।
अब फ्लेम एक्साइटेशन शॉर्ट्स में कह रहे हैं कि ये बहुत पुरानी टेक्निक है, हम बहुत अच्छे से इसको यूज़ करते आ रहे हैं। तो समटाइम ये होता है कि अगर फ्लेम एटॉमिक जो एक्साइटेशन सोर्स है ना, हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को ही बना देते हैं। उसमें सिर्फ ये करना होता है कि फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो लाइट सोर्स होगा ना, हेलो कैथोड लैंप, उसको जस्ट हमने ऑफ कर देना है और बस सिंपल हमारे पास फ्लेम यूज हो रहा होगा एक्साइटेशन सोर्स के तौर पर, और उससे जो लाइट इमिट होगी वो डिटेक्टर पर जाएगी, डिटेक्टर से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे सिग्नल्स को। अब यही लाइन उन्होंने यहाँ बताने की कोशिश की है। ये देखें, द मोस्ट मॉडर्न atomic Gaussian spectrometer are readily adapted for flame emission work। सही। अब इन्होंने आगे फर्दर ये बताने की कोशिश की है कि जो ये फ्लेम है ना, अगर फ्लेम एटॉमिक हमारे पास जो सैंपल है उसमें हमने जो एनालाइट है, हम एज्यूम करते हैं कि सिंपल हमने एक एलिमेंट को एनालाइज करना है, बाकी हम बेशक हमारा जो सैंपल है उसके अंदर उसके मैट्रिक्स में बेशुमार एलिमेंट मौजूद है। हमें हमें उन सपोज करो आयरन, सोडियम, जिंक है, हमें कंसर्न है आयरन से। तो हम क्या कर सकते हैं कि मोस्ट सिंगल डिटर्मिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, अब्जॉर्प्शन मेथड को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे एज कम्पेयर टू फ्लेम एक्साइटेशन सॉल्व। मतलब इमिशन की जगह हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन की तरफ जाएंगे अगर हमने अपने एनालाइट में सिंगल एलिमेंट को डिटेक्ट करना है। सही। उसकी रीज़न ये बता रहे हैं कि इसमें जो है, जो अब्जॉर्प्शन मेथड है इसमें हम ये जो हमें प्रोवाइड करेगा, अच्छी रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, इसकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, कन्वीनियंस भी होगा हमारे लिए, और इसकी डिटेक्शन लिमिट भी अच्छी होगी। से और उसके बाद इन्होंने लास्ट में जो इसी पैराग्राफ में बता रहे हैं कि जो मल्टी एनालिसिस के लिए है ना, हम प्लाज्मा सोर्स यूज़ करते हैं मोस्टली। तो वही जैसा कि बताया कि फ्लेम की बहुत अर्सा पहले यूज़ होता था, लेकिन अब फ्लेम जो है इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, इसलिए इतना ये यूज़ नहीं होता। ठीक। अब फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी ये इन्होंने बताया कि फॉर दिस रीज़न फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी करंटली फाइंड लेटर यूज एस्पेक्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कली। हाँ, अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि जो फ्लेम है ना, ऑलरेडी इसका यूज बहुत कम है, तो हम इसमें टेम्परेचर भी बहुत कम होता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं होता कि एक्साइटेशन भी नहीं कर पाते इतनी ज़्यादा ये। तो वो कह रहे हैं कि हम वो यूज़ करेंगे जिनका मतलब कह लें कि एक्साइटेशन लेवल मतलब कम टेम्परेचर पर हाई होगा। वो कौन से एलिमेंट्स होंगे, वो कह रहे हैं कि वो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल होंगे जो इजीली एक्साइट हो जाते हैं लो टेम्परेचर पर। तो वो इसमें ये बताने की कोशिश की गई है। अब फिर उसके बाद फर्दर कहते हैं जी, दीज एलिमेंट आर एक्साइटेड एट relatively low temperature to give the spectra that are remarkably simple and free of interference for other metallic species। ये बात जो कहना चाह रहे हैं कि जो मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होंगे ना, इनका जो स्पेक्ट्रा होता है ये सिंपल होता है, फ्री ऑफ इंटरफेरेंस होता है। सिंपल का मतलब ये है कि इनकी रेजोल्यूशन बहुत अच्छी होगी, इनकी जो पीक की जो आपस में जो फासला होगा वो अच्छा होगा, हम इजीली उनको हम उसे क्या क्या कहते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये किस मेटल की हो सकती है। सही है, ये कहना चाह रहे हैं। अब ये नीचे आ जाए तो ये एक डायग्राम है सिंपल। अब ये डायग्राम जो है इसमें देख लें कि 3 फिल्टर यूज़ हुए हैं और जो डिफरेंट वेवलेंथ के हैं, जैसा कि और एक फ्लेम यूज़ हो रहा है। अब ये 3 फिल्टर क्यों यूज़ हो रहे हैं, इसकी सर ने रीज़न ये बताई थी कि जो फ्लेम से एक्साइटेशन सोर्स से जो मेटल लाइट इमिट करेंगे ना, वो 3D वे में कर रहे होंगे। तो मेरे मतलब फिर सवाल जहाँ पे ये बनता है, और 3D वे में कर रहे हैं तो फिर हम इस साइड पे मतलब इसके बैक साइड पे जो ये खाली सफ़ा मौजूद है, तो इधर हम क्यों नहीं ये मतलब फ़िल्टर इसी तरह का एक सिस्टम लगाते बैक साइड पे। हमने तो एक साइड पे लगा दिया ना, मतलब ये इसके राइट साइड पे हमने लगा दी, सारी असेंबली लगा दी, लेफ्ट साइड तो बिल्कुल खाली पड़ी है। तो ये मतलब पूछना था, सवाल बनता है वैसे कि वैसे ये वैसे है भी रियलिटी
कि एक्साइटेशन से जो लाइट इमिट होती है वो एक 3D, मतलब जैसे कि अनपोलराइज लाइट नहीं होती, तो उस तरह इमिट होती है हर डायरेक्शन में। तो बाकी फिर तो इस तरह मतलब हमारी कुछ लाइट ज़ाया हो जाएगी, और हो सकता है कि वही हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखती हो। तो अब ये नहीं पता कि समझ नहीं आ रही कि इस साइड पे क्यों मतलब ये लगाया गया है, दूसरी साइड पे क्यों नहीं लगाया गया। तो इस असेंबली में क्या हम इस असेंबली को डिस्कस करते हैं। फिर डिफरेंट वेवलेंथ के फिल्टर लगाए गए हैं, और उसके आगे वैसे ये यार जो जी सनाउल्लाह भाई, जी जी ये जो असेंबली असेंबली जो है ना, जो सर ने डिस्कस की है ये वाली, जी जी ये स्पूच की मॉडर्न बुक में इसको एलिमिनेट कर दिया गया है किसी रीजन से। अच्छा हाँ, आप ये जो बहुत पुराना एडिशन है जिसमें ये डायग्राम मौजूद है। हमारे पास जो न्यू बुक्स है ना, 5th एडिशन 6th एडिशन, उसमें ये डायग्राम है ही नहीं, इसको डिस्कस ही नहीं किया गया बुक्स में। सही, लेकिन यार मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि अब वो सर ने तो आपको पता है कि इसको थोड़ा बहुत डिस्कस किया हमारे साथ। तो ये ना हाँ हो हाँ कि बिल्कुल। सर कहें कि जो मैंने पढ़ाया था तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी थी पढ़ना। नहीं वो ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ये स्कूच की बुक से ही लिया गया है, हाँ, फिर पुराने मुझे एडिशन में मुझे भी यही लगता है कि वो शायद इसलिए लिमिट कर दिया हो कि इस इस डायग्राम का कोई स्पेसिफिक कोई वो नहीं आ रहा होगा ना, एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा होगा सही एप्लीकेशन। तरीके से। जी, ठीक। तो खैर हम इसको डिस्कस करते हैं। ये देख रहे हो, ये छोटे छोटे मतलब सर्कल से बने हुए हैं, और उसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल कर्व बनी हुई है। एक पोटेशियम बना हुआ है, लिथियम के लिए बना हुआ है, और ये सोडियम के लिए बना हुआ है, फिल्टर के साथ है बिल्कुल। असल में ये क्या चीज़ है, ये पीएमटी चीज़ है। जैसे मैं आप बता रहा था कि एक सर्कुलर टाइप का होता है डिटेक्टर, ये इसके अंदर छोटे छोटे से डायनोड्स होते हैं। ये जो स्मॉल सी कर्व बनी हुई है ना, ये डायनोड होगा ये। तो अब ये डायनोड जो है ना, इसमें ये दो काम करता है। एक तो इससे इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, और दूसरा इसकी इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होते रहते हैं। तो ये बेशुमार होते हैं सर्कल में। फिर एक एक एंड आता है जहाँ से स्मॉल ओपनिंग होती है, और इस स्मॉल ओपनिंग से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक करंट की शक्ल में इमिट होते हैं, और आगे एम्पलीफायर पर जाके फॉल होते हैं। वो मज़ीद इसको एम्पलीफाई करके और इसको डिटेक्ट कर देते हैं। सही, ये मेरा कहने का मकसद था। या फिर दूसरा ये हो सकता है कि ये हो सकता है कि ये जो मेरे ख्याल से कि नहीं, ये मुझे डिटेक्टर ही लग रहा था। अगर किसी को और कुछ लग रहा है कि मतलब सैंपल हो सकता है या फिर कोई और चीज़, तो वो मज़ीद बताए कि ये सैंपल तो नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से डिटेक्टर हो सकता है ये। जी, कोई बता दे कि अगर कोई मतलब डिस्कशन चल रही है तो पता चल जाएगा। यार हम तो पहली दफा पढ़ रहे हैं इसको, हम क्या बताएंगे। ये जी सर्कल शाह डिटेक्टर भी साहब, नहीं सुना है। यार लगभग डिटेक्टर आपके पास कुछ कहना चाहेंगे मतलब इस डिटेक्टर्स के बारे में? ये क्योंकि मैंने पढ़ा था, हमें जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता था ना, वो बिल्कुल जी जो होता है ही रहे इसी। हैं। जी शाह साहब। यार मुझे तो डिटेक्टर ही लग रहे हैं, क्योंकि मिशन में यही है कि भी वो 3 डायमेंशंस में लाइट फैल जाती है, तो मुख्तलिफ पोजीशंस पे हम रख के और सूटेबल फिल्टर लगा के हम डिटेक्ट कर सकते हैं इजीली। जी जी, सही हो गया। अच्छा जी, अब हम मतलब ना ये अब इन्होंने ना ये देखे यहाँ पे लिथियम भी यूज़ किया है, पोटेशियम भी यूज़ किया है, सोडियम भी यूज़ किया है। आगे जब हम दूसरे पेज पे जाएंगे, उसमें ये बता रहे थे जो लिथियम यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ना, ये एक इंटरनल स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ करेंगे हम। लिथियम का कोई मतलब वो नहीं है, हमारे एनालाइट से कोई ताल्लुक नहीं है, जस्ट इंटरनल स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ करते हैं। तो लेट्स सपोज ये है कि एक लाइट इमिट हुई, वो लिथियम डिटेक्टर पर गई। लिथियम डिटेक्टर से वो जो मतलब एक सपोज करो, जो लिथियम डिटेक्टर का मतलब ये है कि जो हमारा लाइट इमिट हो रही है ना फ्लेम से, वो लिथियम की हो रही है। हमारा एनालाइट इस टाइम इंटरनल स्टैंडर्ड जो है वो लिथियम हम कर रहे हैं, उसको हमने एक्साइट किया हुआ है। तो उससे निकलेगी जाके ये डिटेक्टर पर फॉल होगी। डिटेक्टर के बाद फिर उसके बाद जैसा कि फिर सिग्नल रिकॉर्ड होते हैं। अब हमें सिग्नल रिकॉर्ड होने के बाद हमें चेक करना होता है कि इसकी जो पीक आ रही है ये उसी जगह पे एग्जैक्ट आ रही है कि
सपोज करो इसकी पीक आनी चाहिए कि 600 पर आनी चाहिए, तो एग्जैक्ट 600 पर आ रही है कि नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही होती तो फिर हम, सर ने कहा था ये एक ज़ीरो नॉब है, हम उससे मतलब ये डिटेक्टर जो सर ने कहा था कि मौजूद होती है या उसके आसपास या कंप्यूटर के थ्रू हम इसको उसकी पोजीशन को सेट करते हैं कि जैसा कि वो हम ये एरर रिमूविंग वाला नहीं पढ़ा था हमने अपना स्कूल्स के दौर में, पॉजिटिव एरर को रिमूव करना हो तो ऐड कर देते हैं, नेगेटिव एरर को करना हो तो मतलब इस तरह का कुछ पढ़ा था हमने। इसी तरह सर ने कहा था कि हम इसको मतलब ज़ीरो पे लेकर आ रहे होते हैं इसकी सिग्नल को ला कर ना एग्जैक्ट पोजीशन पे, तो कोई डिफरेंस ना रहे उसकी पीक की लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो सर ने कहा था कि अब हम इसमें हमने सोडियम और पोटेशियम को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ नाउन अमाउंट सोडियम की लिथियम की सोडियम सैंपल में भी डाल देंगे और कुछ नाउन अमाउंट पोटेशियम सैंपल में भी हम डाल देते हैं। फिर उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट को रन करेंगे, तो ज़ीरो हमने सेट कर लिया, एक्सपेरिमेंट हमने रन कर लिया। फिर उसके बाद सर ने कहा था हम इसकी रेशियो लेंगे, रेशियो रिकॉर्ड करेंगे। अब दो तरीके हैं मतलब आगे ना मज़ीद इसको स्पेक्ट्रा को एनालाइज करने के लिए। एक तो ये है कि लिथियम की, क्योंकि हमें पता है कि इतनी कंसंट्रेशन है और इसकी इंटेंसिटी इतनी आ रही है, उसकी इंटेंसिटी को कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं कि सोडियम की इंटेंसिटी इतनी है और इसकी कंसंट्रेशन, मतलब एक अजम्पशन कर सकते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन इतनी पॉसिबल हो सकती है। सही। और दूसरा सर ने मतलब जो सर ने बताया था वो रेशियो वाला तरीका बताया था। कोई सर ने कहा था कि हमने एक्सपेरिमेंट रन कर लिया, फिर उसके बाद अब हम रेशियो निकालेंगे पोटेशियम वर्सेस लिथियम, मतलब इन दोनों के रेशियो लेंगे के और लिथियम रेशियो और कंसंट्रेशन, इसके वर्सेस हम एक कर्व ड्रॉ करेंगे, स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम ड्रा करेंगे जिससे हम लिथियम की और सोडियम की कंसंट्रेशन मालूम करेंगे। अब सर ने कहा था कि ये मतलब कोई इतना इफेक्ट नहीं करेगा रेशियो पे, अगर किसी एक की भी कंसंट्रेशन चेंज होती है। हम रेशियो इसलिए ले रहे हैं, सर कह रहे थे कि रेशियो एक वाहिद ऐसी चीज़ है कि अगर हम एक फैक्टर को चेंज करेंगे ना तो दूसरे फैक्टर पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो उसकी रिस्पेक्ट से रेशियो तकरीबन ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहेगी। तो सर ये कहना चाह रहे थे। अब ये सर ने मजीद फर्दर ये नहीं बताया कि रेशियो का यूज़ कैसे करेंगे। सर कह रहे थे कैलिब्रेशन कर्व ड्रा करेंगे हम, मतलब रेशियो वर्सेस कंसंट्रेशन की। और आगे मजीद सर ने ये डिस्कस ही नहीं किया कि मतलब कैसे हम एक रेशियो को लेकर यूज़ करते हुए क्या कोई फार्मूला हम यूज़ करें या क्या हम यूज़ करें कि हम निकाल सकें कंसंट्रेशन सोडियम की। तो ये खैर मुझे मतलब इतना नहीं समझ आया था रेशियो वाला, लेकिन मुझे रिलेटिव इंटेंसिटी वाला समझ आ गया था जो ये इस पैराग्राम में भी लिखा हुआ है। ये इधर लिखा हुआ है इन्होंने, मतलब किधर, हाँ ये इन दिस केस relative intensity rather than ratio of the line energy served as analytical parameter, मतलब relative intensity लाइन इंटेंसिटीज को हम कंपैरिजन करके दूसरे सैंपल के लिए हम उसकी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। अब ये रेशियो वाली बात समझ में नहीं आई कि मतलब कैसे कैलकुलेट करेंगे आगे फर्दर कैलिब्रेशन। चलो हमने मान लिया कि हमने कंप्यूटर से पैरामीटर सेट कर लिए कि पोटेशियम डिवाइडेड बाय लिथियम की रेशियो लें, और क्योंकि लिथियम नाउन है और पोटेशियम अननाउन है, और उसकी मतलब कंसंट्रेशन के वर्सेस हम प्लॉट करें ये कैलिब्रेशन कर। तो या तो इसमें ये हो रहा होगा कि जैसा कि हमने लास्ट मतलब ये पहले हमें पढ़ा था जीरो सेमेस्टर में कि हमने छोटी छोटी क्लास ली थी, उसमें हम डिफरेंट कंसंट्रेशन के हमने सैंपल ले लिए थे और एक नाउन कंसंट्रेशन का इंटरनल स्टैंडर्ड ऐड कर दिया था। या तो इस तरह हम सैंपल बनाएंगे कि एक कैलिब्रेशन कर्व बन जाएगी हमारे पास कि डिफरेंट कंसंट्रेशन की बेस पे मतलब पोटेशियम की हम कंसंट्रेशन चेंज करते जाएंगे। सपोज हमने एक पोटेशियम का सैंपल लिया 1 ppb का, दूसरा सैंपल ले लिया 2 ppb का, तीसरा सैंपल ले लिया 3 ppb का, मतलब इस तरह हम पोटेशियम कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं लेकिन लिथियम कंसंट्रेशन सेम है सब में। तो ये रेशियो हमारे पास डिफरेंट आती रहेगी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आएगी। फिर उसके हमने कैलिब्रेशन कर्व ड्रा करी। फिर उसके बाद जो हमारा सैंपल है रियल सैंपल है जिसके अंदर हमने पोटेशियम मालूम करना है, फिर उसको हम मतलब इस कैलिब्रेशन कर्व में मतलब प्लॉट करेंगे कहीं
तो जिससे हम अननोन कंसंट्रेशन निकाल सकते होंगे। तो मेरे ख्याल से ये हो सकता है, अगर किसी को मज़ीद इस बारे में कोई पता है, ये तनवीर या मतलब आफाक हो गया या फिर गुलफाम हो गया, तो बता सके, शेयर कर लें अपने अपने मतलब आइडियाज़ अगर पॉसिबल है तो। जी बोल रहे हैं तो सही। हेलो। हेलो। हमें भी यही जी लग जी रहा है जो आपने बताया, ज़्यादा हमने डिटेल नहीं पढ़ी इसके पहले। गुलफाम तुम कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? यार मैंने ये मिड से पहले पढ़ा था कोर्स, लेकिन अभी तक मैंने रिवाइज नहीं किया इसको। मुझे यार ये लग रहा है कि जैसे कि वो जीरो में इंटरनल स्टैंडर्ड वाला मेथड पढ़ा था ना, कि एक कैलिब्रेशन कर्व ड्रा कर लेंगे जिसमें हमें पता होगा कि पोटेशियम की कंसंट्रेशन इतनी थी, क्योंकि कैलिब्रेशन कर्व जो ड्रा होती है ना हमेशा, उसमें हमें दोनों की मतलब कंसंट्रेशन मालूम होनी चाहिए, पोटेशियम की भी मालूम होगी और लिथियम की भी मालूम होगी, मतलब स्टैंडर्ड की कैलिब्रेशन कर्व ड्रा कर सकते हैं हम। अननोन सैंपल की मेरे ख्याल से कैलिब्रेशन कर्व हम कभी ड्रा नहीं कर सकते जिसमें कंसंट्रेशन ही ना पता हो। और फिर उसमें हम क्या करेंगे, कैलिब्रेशन कर्व ड्रा होने के बाद हम अपना अननोन सैंपल रन करेंगे, और फिर उस बेस पे हम कहीं पे मतलब यानी कि फाइंड आउट करेंगे, ले भाई मतलब ये स्पॉट इधर आ रहा है तो इसकी कंसंट्रेशन इतनी बन सकती है। लेट्स सपोज ये स्पॉट, ये जो अननोन सैंपल का जो मतलब या पीक जो स्पॉट हमारा आ रहा है वो 2 से 3 ppb के दरमियान की कंसंट्रेशन के दरमियान आ रहा है, तो उसमें हम मतलब लाइन ड्रा करके वर्टिकली हम शायद मालूम कर सकें और कि ये 2.3 ppb हो सकता है या 2.2 ppb हो सकता है, क्या कंसंट्रेशन हो सकती है। क्या आप लोग इससे एग्री करते हो कोई? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। सर ने जो है ना ऐसे ही बताया था कि दो हमारे पास सोडियम और पोटासियम होंगे और लिथियम। तो लिथियम का जो कंसंट्रेशन है वो नोन है। उसके बाद सिग्नल रन करेंगे सोडियम वाले पोर्शन में और सर्किट में, और दूसरा पोटासियम वाले सर्किट में। सर ने कहा था कि ये जो थर्ड चैनल है लिथियम वाला इज यूज फॉर एस्टिमेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ दोज एलिमेंट्स इन अ सैंपल विच कंटेन लिथियम एज वेल। तो आगे सर बता रहे थे इन दिस केस रिलेटिव लाइन इंटेंसिटीज रेदर देन ratios of line intensity serves as the analytical parameter। तो सर ने सिर्फ यही बताया, आगे ये मेथड नहीं बताया कि कैलिब्रेशन कर्व है ये और वो। तो यहाँ हमें यही समझ आई है कि कंपेयर करके जो है ना निकाल रहे हैं कंसंट्रेशन। सही सही। चलिए खैर, मुझे मतलब जहाँ तक मेरा आइडिया ना कि या तो हम मतलब वो हम एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्लॉट करके मालूम करेंगे, तो हमारा अननोन सैंपल होगा, जैसे हमने जीरो में पढ़ा था एक्स्ट्रा प्लॉटेशन कर रहे थे नेगेटिव बाई एक्सिस की तरफ, और हम उसकी कंसंट्रेशन हमने मालूम की थी कि ये इतनी कंसंट्रेशन हो सकती है। या फिर हम मतलब ये मालूम करेंगे कि स्पॉट किसके दरमियान में आ रहा है। अगर इस तरह का कोई मेथड हो सकता है, ज़्यादा इसकी डिटेल मुझे भी मतलब इतनी नहीं पता, तो खैर आगे चलते हैं। यार आप ये लिथियम को जो हम इंटरनल स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, जी ये जी उन सैंपल के लिए भी कर सकते हैं जिसमें लिथियम ऑलरेडी मौजूद है। नहीं 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 नहीं, वो वही बात की थी, मतलब सर ने कहा था जो लिथियम का हम इंटरनल स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ करेंगे ना, वो सिर्फ उन सैंपल्स के लिए यूज़ करेंगे जिनके अंदर लिथियम हमें पता हो कि नहीं प्रेजेंट। अगर लिथियम ठीक है प्रेजेंट हो, ठीक है ठीक है। हाँ अगर लिथियम प्रेजेंट होगा वो तो फिर वहाँ पे इंटरफेयर कर जाएगा आगे रिजल्ट्स में। सही है सही है। मतलब हम इंटरनल स्टैंडर्ड हमेशा वो उस एलिमेंट यूज कर सकते हैं जो मतलब सोल्यूशन में ना हो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है, मतलब एक जो ब्लैंक हो, मतलब हमारे सैंपल में मौजूद ही ना हो। ठीक। और जो प्रेजेंट हो उसके लिए स्टैंडर्ड एडिशन से करते हैं फिर, अगर उसकी चेक करनी होगी। तो प्रेजेंट हो मतलब अगर जो हमें पता है कि ये प्रेजेंट है लेकिन ये पता नहीं है कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, फिर ठीक स्टैंडर्ड है। एडिशन से करते हैं ना कि हाँ फिर उसमें ये वेरी यही, हाँ हाँ बिल्कुल यही होगा उसमें हम मतलब या इंटरनल स्टैंडर्ड से करेंगे या फिर मतलब स्टैंडर्ड एडिशन मेथड में दो आ जाते हैं, एक इंटरनल स्टैंडर्ड आता है एक एक्सटर्नल स्टैंडर्ड आता है। अब उसमें ये है कि हम आगे चलेंगे इंटरनल स्टैंडर्ड। इंटरनल स्टैंडर्ड ये होता है कि आप वही
नाउन वही एलिमेंट जो आपका सैंपल में प्रेजेंट है, आप उसके मालूम करना चाहते होंगे कितनी कंसंट्रेशन होगी, उसी एलिमेंट की एक नाउन कंसंट्रेशन है, उसको सैंपल के अंदर ऐड करते हैं। फिर आपको पता होना होगा कि यार मैंने इतनी ऐड की थी तो इतनी इंटेंसिटी आ रही है। और आप, लेकिन इसके लिए ये होगा कि आपको पहले उस एलिमेंट को रन करना होगा, उस कंसंट्रेशन को रन करना होगा एक अलहदा से, ताकि आपको पता चले कि आपकी जो कंसंट्रेशन थी उसकी पीक हाइट इतनी है जो आपकी सैंपल के अंदर है, तो वो आपस में मतलब मिलके एक ही पीक देंगे ना। तो आपस में मिलके जो एक्स्ट्रा जो पीक आई है वो हमारे सैंपल की पीक होगी, तो फिर वहाँ से हम माइनस करेंगे। समझ रहे हो बात? हाँ जी, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये अब इस पैराग्राफ में इन्होंने बताया इन दिस इंस्ट्रूमेंट शोन इन फिगर 10.10 से 90, ये वही पिछली फिगर है, मतलब जो हमने अभी एक्सप्लेन की थी, मतलब 3 वो यूज़ हो रहे हैं जो लिथियम इंटरनल स्टैंडर्ड। फिर लास्ट में यही चीज़ बताता है कि लिथियम इंटरनल स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ हो रहा है, प्लान कंटेनिंग ओनली लिथियम स्टैंडर्ड, मतलब ये वही चीज़ के बारे में इसने एक्सप्लेन किया। ठीक, अभी आ जाते हैं ग्लो डिस्चार्ज सोर्स पे। जो ग्लो डिस्चार्ज सोर्स है ना, ये शाह साहब ने एक्सप्लेन कर दिया था, तो इसकी अब इतनी एक्सप्लेनेशन तो नहीं करूँगा मैं, लेकिन इसमें ये है कि थोड़ा सा मैं मतलब अगर बता दूँ शायद, ग्लो डिस्चार्ज, ये ना चैप्टर 8 से लिया है। ये सर कह रहे थे जो ये ग्लो डिस्चार्ज सोर्स है ना, ये चैप्टर 8 से लिया है। ये सर ने जो इसके बारे में बताया था, सर कहते हैं ये सिंपल एक, जैसे हेलो कैथोड लैंप के अगर आप प्रोसीजर को जहन में रखो ना, जिससे स्कूटरिंग होती थी, इसी तरह इसमें भी स्कूटरिंग होगी। सर कहते हैं कि इसमें दो मतलब इलेक्ट्रोड होंगे, एक कैथोड होगा और एक एनोड होता है। अब एनोड और कैथोड के दरमियान से हम आर्गन पास करेंगे, दोनों के दरमियान हाई वोल्टेज होगा। अब उस हाई वोल्टेज की बेस पे जो आर्गन गैस है वो कह रहे हैं कि आयनाइज होगी। अब ये आयनाइज जो आर्गन गैस है ये एनोड की तरफ फॉल होगी, तो नहीं कैथोड की तरफ, सॉरी। अब जो कैथोड से ये स्पूटरिंग करेगी, स्पूटरिंग होने के बाद जो हमारा सैंपल के जो एलिमेंट निकलेंगे तो वो एक्साइटेशन हो जाएगी उनकी, और एक्साइटेशन होने के बाद उनसे लाइट इमिट होगी और वो डिटेक्टर में फॉल होगी। तो ये सर ने एक प्रोसीजर बताया था जो हम लो डिस्चार्ज सोर्स में हम यूज़ करते हैं। अब आते हैं जी लेज़र माइक्रोव सोर्स में। जो लेज़र माइक्रोव सोर्स है ना, इसमें फर्दर हमने क्या करना होता है कि लेज़र सोर्स यूज़ करेंगे, लेज़र लाइट। इसमें भी ज़्यादा मैंने कि स्कूटरिंग ही कह सकते हैं आप, लेज़र लाइट। सपोज करो कि आपके पास क्या होगा कि एक प्रोब ले लो या एक कोई भी सरफेस ले लो जिसके ऊपर आपने सॉलिड सैंपल प्लेस किया हुआ है, मतलब उसको किसी भी मतलब विस्कस सॉल्वेंट के साथ मिक्स करके आपने क्या किया जी, किसी भी मतलब सरफेस के ऊपर, यानी कि सिंपल कोई सरफेस ले लो जिसे हम प्रोब भी कह सकते हैं, या कोई नॉर्मल कोई आप कह लें कि सरफेस हो, स्मूथ सरफेस हो, उसके ऊपर आपने अपना सॉलिड सैंपल रख दिया, सैंपल सही। अब इसमें हम लेज़र लाइट को डायरेक्ट करते हैं सैंपल के ऊपर, सही। अब इधर से हमने कहा कि जो लेज़र लाइट है ना, इसको हमने मतलब पूरे सैंपल सरफेस पे नहीं फॉल करते, हम उधर फॉल करेंगे एक स्पॉट, सिर्फ एक 5 to 50 माइक्रोमीटर का स्पॉट हम डिसाइड कर लेंगे कि इस स्पॉट के ऊपर हमने क्या करना है, लेज़र लाइट को फॉल करना है। तो वो उस पर लेज़र लाइट फॉल होगी तो वहाँ से हमारा जो है सैंपल के जो एटम्स होंगे या जो भी मेटल्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो वहाँ से वेपोराइज होंगे, निकल आएंगे। अब जो ये निकल आएंगे सरफेस से, अब वो वेपोराइज होने के बाद अब हम क्या करेंगे, इनको एक माइक्रो प्रोब मतलब एक दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान से गुजारेंगे हम। जब उनके दरमियान से गुजरेंगे तो उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वोल्टेज हाई होगा, तो उसकी वजह से जो वेपोराइज सैंपल होगा वो मतलब एक्साइटेशनाइज हो जाएगा। फिर उससे क्या होगा, हमारी लाइट इमिट होगी। अब वही इमिशन जो लाइट होगी वो फर्दर हम स्टडी करेंगे जब डिटेक्टर फॉल हो जाएगी। तो ये सामने बताया कि जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं ये ब्लड सेल्स के लिए यूज़ की जाती है। ये मतलब ब्लड सेल, सिंगल ब्लड सेल के लिए या टेन इंक्लूड
इंक्लूजन एरिया अलॉयस के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको, या फिर ये सर ने बताया हमें मेटल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब ये थी भाई जो एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी थी जो हमने स्टडी किया। अब फर्दर ये है कि मेरे पे जो कोताही हुई हो तो भाई माजरत, तो यही जितना मैं पढ़ा सकता था मैंने अच्छी कोशिश की अपनी तरफ से। अब आप लोग मज़ीद करें, कोई डिस्कशन अगर करनी है तो। यार अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार ये जो है ना, ये लेजर सोर्स जो है, जी इसकी लिमिटेशंस भी तो होंगी ना फिर कोई ना कोई, किसकी, लेज़र की? लेजर की। नहीं नहीं, लेज़र जो है ना इसकी लिमिटेशन मतलब किस सेंस में क्या बात करना? मुझे मतलब एक याद पड़ रहा है, सर ने कहा था इसके लिए जो आपका सैंपल होना चाहिए वो होमोजेनाइज होना चाहिए। पहली बात ये है, क्योंकि होमोजेनाइज नहीं होगा तो ये जस्ट एक स्पेसिफिक एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो जब तक प्रॉपर होमोजीनियस नहीं होगा तो आपका ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा सैंपल। हाँ हाँ बिल्कुल, वो यही है ना कि सैंपल जो होमोजेनाइज इसलिए कह रहे हैं कि हमने लेज़र पूरे सैंपल पे तो नहीं फॉल कर रहे हैं ना, हमने एक स्पॉट सेट करना है। अब उस स्पॉट जी में भी वही चीज़ प्रेजेंट होगी जो पूरे दूसरी जगह पे भी मौजूद होनी चाहिए। तो वो शायद इसलिए ठीक, इस सेंस में बात कर रहे हैं। ठीक है। अब ये रिकॉर्डिंग कहाँ से बंद होएगी ये तो समझाओ। जहाँ से रिकॉर्ड किया था, रिकॉर्ड को सेलेक्ट किया था उधर अच्छा सेलेक्ट अच्छा करो, अच्छा। रिकॉर्ड ऑफ हो जाएगा। स्टार्ट